17. The setting shifts to New Orleans now. The chapter begins by describing the posh Pontelia home on Esplanade uh, Street in New Orleans. यानी कि जो सेटिंग है ना अब उसकी नॉवल की वो शिफ्ट हो गई है कहाँ से ग्रैंड आइजल रेजिडेंस से न्यू ऑरलियंस की तरफ। अब न्यू ऑरलियंस में क्या है देखे तो न्यू ऑरलियंस में है मिस्टर पॉन्टेलियर का यानी कि पॉन्टेलियर्स का अपना खुद का घर। ग्रैंड आइजल रेजिडेंस पे ये एज अ वेकेशनर आए थे। द चैप्टर बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग द पॉश पॉन्टेलियर होम यानी कि जो चैप्टर है वो शुरू होता है किससे बाय डिस्क्राइबिंग कि जो पॉन्टेलियर्स का जो पॉश घर है यानी कि एक लग्जरियस जो उनका घर है उसको डिस्क्राइब करते हुए जो है ये चैप्टर स्टार्ट होता है। और ये कहाँ पर है? एस्प्लेनाडे स्ट्रीट न्यू ऑरलियंस में। Mr. Pontellier loves to display his wealth and value his possessions chiefly because they were his। यानी कि मिस्टर पॉन्टेलियर को जो है ना अपनी क्या कहते हैं वेल्थ डिस्प्ले करने का एक तरह से बहुत ज़्यादा शौक था। अपनी वेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्प्ले करते थे। वैल्यू हिज पोजीशंस चीफली बिकॉज दे वर हिज। अपने पोजीशंस को यानी कि जो भी उनके पास चीज़ें थी उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे चीफली क्योंकि वो उनके थे, मतलब खुद के थे, उनके किसी और के नहीं थे, तो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। वी आर टोल्ड दैट मिसेस पॉन्टेलियर customarily attended to her visitors on Tuesdays dressing up in her reception gown। यानी कि हमें ये बताया जाता है कि मिसेस पॉन्टेलियर जो हैं वो एज अ कस्टम कि मतलब ऐसा होता था पहले कि जो वुमेन है वो घर पे हफ्ते के एक दिन घर पे रहती थी और जो भी आता था उसको अटेंड करती थी। तो वो क्या कहते हैं हमें बताया जाता है कि मिसेस पॉन्टेलियर जो है ट्यूसडेज़ को यानी कि हर हफ्ते की ट्यूसडे को वो विजिटर्स को अटेंड करती थी और क्या कपड़े पहनती थी वो अपना रिसेप्शन गाउन पहनती थी। However, upon asking, Edna confesses that she did not do so because she did not want to। यानी कि जब एडना से लेकिन ये पूछा गया कि क्या उसे ये सब करना अच्छा लगता है ये वो, तो उसने जो है साफ तौर पे एक तरह से मना कर दिया, एक तरह से ऐसा बोला कि मुझे इस चीज़ के लिए जो है फोर्स किया जाता है, मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ ये। दिस एनरेजेस हर हस्बैंड एंड ही एक्यूजेस हर ऑफ इग्नोरिंग हर ड्यूटीज। यानी कि इस चीज़ से जो है उसके हस्बैंड को यानी कि मिस्टर पॉन्टेलियर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक्यूज़ करते हैं मिसेस पॉन्टेलियर को कि तुम जो है अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर कर रही हो। यानी कि वो इसे एक ड्यूटी कंसिडर करते थे उसकी, एक कस्टमरी ड्यूटी कि एक दिन तो मतलब ऐसा करना ही है, हर लेडी करती है। मिस्टर पॉन्टेलियर ट्राइज टू रीजन विद एडना दैट इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो सोशल कन्वेंशंस एंड शी शुड हैव लेफ्ट अ वैलिड एक्सक्यूज़। यानी कि मिस्टर पॉन्टेलियर जो हैं वो रीज़न करने की कोशिश करते हैं एडना से कि ये जो है ऐसा क्यों बोल रही है और मतलब क्या रीज़न है उसका। और उन्होंने ये बोला कि ये जो है जो सोशल कन्वेंशंस है ना इन्हें फॉलो करना नेसेसरी है, ज़रूरी है, और अगर तुम्हें नहीं करने हैं तो तुम्हें कम से कम एक वैलिड एक्सक्यूज़ देना चाहिए था। ही चेक्स फॉर द विजिटर्स himself and is angry with the servants for not serving a delicious dinner। यानी कि अभी तब की बात की जा रही है जब ये ग्रैंड आइजल से वापस आते हैं, तो एडना की अवेकनिंग शुरू हो गई है, ठीक है, उसने रेबेल करना शुरू कर दिया है। तो इस बार क्या होता है जब ट्यूसडे आता है तो वो जो है एडना जो पहले करती थी हर ट्यूसडे को जो है विजिटर्स को खुद अटेंड करती थी वो अब नहीं कर रही है। और अब जो है मिस्टर पॉन्टेलियर खुद ही जो है विजिटर्स को अटेंड कर रहे हैं और अभी वो एंग्री है यानी कि गुस्से में है विद द सर्वेंट्स फॉर नॉट सर्विंग अ डिलीशियस डिनर। और सर्वेंट्स ने जो है एक तरह से कोई बहुत ज़्यादा मतलब ये क्या कहते हैं स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया था। तो उस वजह से जो है मिस्टर पॉन्टेलियर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि विजिटर्स को ऑफ कोर्स जब हमारे कोई घर पे आता है तो हम उसे जो है अपना बेस्ट खाना खिलाते हैं, राइट। लेकिन इस बार जो है बेस्ट खाना नहीं बना था। वो इसलिए नहीं बना था क्योंकि इसमें लिखा हुआ ही ब्लेम्स एडना फॉर इग्नोरिंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीव्स द हाउस। अब देखो सर्वेंट्स चाहे मतलब हैं घर पे खाना बना रहे हैं, लेकिन यूजुअली ये माना जाता है और यही होता है कि फिर भी जो है घर की जो एक तरह से मेन जो औरत होती है
वो फिर भी सर्वेंट्स के ऊपर नज़र रखती है, देखती है कि वो खाना कैसे बना रहे हैं। अब एडना ने जो है बिल्कुल सब छोड़ दिया, ठीक है? तो सर्वेंट्स ने खाना जो है अपने तरीके से बनाया और वो खाना अच्छा नहीं बना था। तो उन्होंने जो है एडना को ब्लेम किया फॉर इग्नोरिंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो घर भी छोड़ दिया उस टाइम पर, फॉर द टाइम बीइंग। The household responsibilities were entirely assigned to women in the 19th century, and Edna's neglect there upsets her conventional husband. यानी कि जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ना, वो एंटायरली असाइंड थी वुमेन को। यानी कि वुमेन ही जो हैं वो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालेंगी। 19th सेंचुरी में ऐसा था। और एडनाज नेग्लेक्ट, और एडना का जो नेग्लेक्ट था ना इस बार का, मतलब जो उसने ध्यान नहीं दिया, उस वजह से जो है उसका कन्वेंशनल हस्बैंड यानी कि मिस्टर पॉन्टेलिया काफ़ी अपसेट हो गया, क्योंकि उसका यही मानना था कि एक औरत को घर का काम संभालना चाहिए और आदमी जो है अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करता है। Edna, who is accustomed to such outbursts but is unhappy after them, usually finishes her dinner alone. यानी कि एडना, जिसको कि अब पता ही है, मतलब एक तरह से आदत पड़ गई है टू सच आउटबर्स्ट, यानी कि जो उसका पति एकदम से ऐसे गुस्सा हुआ, तो एडना को आदत पड़ी हुई है उस चीज़ की। लेकिन फिर भी एडना जो है बाद में अनहैप्पी होती है, यानी कि नाखुश होती है जब ऐसा कुछ होता है। तो एडना जो है खुश नहीं थी। वो अपना डिनर खुद खाती है और उसका पति उसके पास नहीं होता उस टाइम पर, गुस्सा करके चला जाता है। शी नाउ सीक्स टू डिस्कवर एंड रिकवर हर आइडेंटिटी दैट वाज सबमर्ज्ड इन हर हस्बैंड्स। यानी कि अब एडना क्या करती है, एडना को जो है अपनी खुद की आइडेंटिटी बाहर लानी है, ठीक है? वो अब खुद की आइडेंटिटी डिस्कवर करना चाहती है, रिकवर करना चाहती है, जो कि उसके हस्बैंड के नीचे जो है दब चुकी है। यूजुअली यही होता है कि औरत की, मतलब ज़्यादातर खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो अपनी पति की ही, मतलब शादी के बाद अपने पति की ही शैडो में रहती है। शी फ्लिंग्स अवे हर वेडिंग रिंग इन एंगर एंड ट्राइज टू क्रश इट अंडर हर हील। यानी कि वो जो है अपनी क्या कहते हैं, वेडिंग रिंग उतार कर फेंक देती है और उसे क्रश करने की कोशिश करती है अपनी हील से। दिस इज एडना's assertion that she is not his property and it signifies the end of their relationship, even when she wears the ring again upon her servant handing it over to her at हाँ, यानी कि ये जो है एडना का असर्शन है कि उसने जो रिंग ऐसे उतार के गिरी और उसे क्रश करने की कोशिश की। इससे हमें ये बताया जा रहा है कि एडना जो है इज़ नो लॉन्गर हिज प्रॉपर्टी। यानी कि एडना जो है अपने आप को अपने पति की प्रॉपर्टी अब नहीं मानती, और ये सिग्निफाई करता है एक एंड उनके रिलेशनशिप में। और जब वो दोबारा रिंग पहन भी लेती है, जब उसका जो सर्वेंट है उसको वो रिंग मिलती है और वो उसे देता है कि आपकी रिंग गिरी हुई है, तो वो सर्वेंट को तो नहीं बताती ना ये सब कि मैंने ये रिंग फेंकी थी या जो भी है। तो वो दोबारा पहन लेती है, लेकिन अब इससे हमें ये पता चल गया है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो अंदर से एक तरह से बिल्कुल टूट चुका है। एडना एंड हर हस्बैंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड देयर कन्वर्सेशंस एंड एटीट्यूड्स आर एलियनेटेड। यानी कि एडना और उसका जो हस्बैंड है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, और उनके जो कॉन्वर्सेशंस हैं और एटीट्यूड्स हैं वो भी एलियनेटेड हैं। अब देखो डिफरेंट कैसे हैं। एडना जो है ये एक न्यू वुमेन है, ठीक है? अपने खुद का करना चाहती है, खुद की आइडेंटिटी बाहर लाना चाहती है। और उसका हस्बैंड जो है वो बिल्कुल कन्वेंशनल है। उसका ये है कि एक औरत को जो बताया जाए वो करना चाहिए और हाउस होल्ड ड्यूटी संभालनी चाहिए। चैप्टर 18। Edna feels alienated from the world around her. She misses Robert. She visits the Retignolles, where the complete contrast between Edna and Adele is established as Adele excels at her domestic life. तो एडना जो है काफ़ी एलियनेटेड फील करती है फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड हर, कि उसका जो वर्ल्ड है ना, द वर्ल्ड अराउंड हर, यानी कि उसके पति वगैरह, बच्चे वगैरह, उन्होंने उसे बिल्कुल एलियनेटेड कर दिया, काफ़ी अकेला कर दिया है। और अब रॉबर्ट भी नहीं है उसके पास, रॉबर्ट भी मेक्सिको गया हुआ है, तो वो रॉबर्ट को काफ़ी मिस करती है। वो रेटिग्नॉल्स के पास जाती है, यानी कि एडेल रेटिग्नॉल का जो परिवार है, जहाँ पर पूरा एक कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन एडना एंड एडेल, और उसको एस्टेब्लिश किया है। जहाँ पर जो है एडेल जो है अपनी डोमेस्टिक लाइफ में एक्सेल कर रही है, क्योंकि वो एक मदर वुमेन है और काफ़ी कन्वेंशनल वुमेन है।
तो घर के काम वगैरह सँभालने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ़ में एक्सेल कर रही है। और वहीं पर एडना जो है एक काइंड ऑफ रिबेल है, उसे घर का काम नहीं करना, उसे खुद की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी है, तो उसका जो घर का जो माहौल है, जो उसकी डोमेस्टिक लाइफ़ है, वो बिखर रही है, टूट रही है। Whereas the last few chapters show us Edna's failing marriage, the ideal and perfect Retignol marriage leaves Edna feeling depressed. यानी कि जो लास्ट फ्यू चैप्टर्स है ना, वो हमें दिखाते हैं एडना की फेलिंग मैरिज के बारे में कि एडना की मैरिज कैसे फेल हो रही है। द आइडियल एंड परफेक्ट रेटिग्नॉल मैरिज लीव्स एडना फीलिंग डिप्रेस्ड। यानी कि जो आइडियल और परफेक्ट रेटिग्नॉल मैरिज है ना, वो एडना को डिप्रेस छोड़ देती है। अब रेटिग्नॉल मैरिज यहाँ पे एडेल रेटिग्नॉल की बात की जा रही है कि कैसे जो है एडेल रेटिग्नॉल का घर इतने अच्छे से चल रहा है, और वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि एडेल रेटिग्नॉल एक मदर वुमेन है, राइट, कन्वेंशनल वुमेन है, तो वो सारी बातें मान लेती है। तो उनकी जो मैरिज है वो बिल्कुल एक तरह से आइडियली और परफेक्टली चल रही है, और ये देखकर एडना जो है डिप्रेस्ड हो जाती है थोड़ी सी, नॉट आउट फॉर लॉन्गिंग बट फॉर इट्स अपॉलिंग एंड होपलेस एनवी। यानी कि हम्म वो इसलिए नहीं कि मतलब मुझे ऐसी मैरिज चाहिए या जो भी है, उसको ऐसा नहीं था, लेकिन उसका ये था कि उसकी जो खुद की जो मैरिज है ना, वो बिल्कुल एक तरह से डिससेटिस्फेक्शन और बोर्डम से भरी हुई थी, ठीक है? और इसलिए उसको जो है अपनी मैरिज से वो मतलब एडल रेटिग्नॉल के परिवार को अपने परिवार से कंपेयर कर रही थी, और वो डिप्रेस्ड काफ़ी फील कर रही होती है। The contrast between Edna and Adele is established once more. Adele finds happiness in abiding by the social codes to have domestic bliss, but Edna finds it boring. यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट है ना बिटवीन एडेल एंड एडना, उसे दोबारा एक तरह से यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। एडना को जो है हैप्पीनेस मिलती है सोशल कोड्स को अबाइड करने में, यानी कि सोशल कोड्स यानी कि घर के लिए, हाँ सॉरी, घर का ख्याल व्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, एडल को उस चीज़ में खुशी मिलती है, ठीक है, इन अबाइडिंग बाय द सोशल कोड्स टू हैव डोमेस्टिक ब्लिस। लेकिन एडना को है जो ये चीज़ बिल्कुल बोरिंग लगती है, तो उसमें एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया है यहाँ पे दोनों में। दिस शोज अस दैट एडना इज नॉट सीकिंग डोमेस्टिक हैप्पीनेस, it is not just a difficult relationship with a husband that prompts her to find love outside marriage, but it is indeed a part of her awakening where she starts reflecting on the delirium of life. यानी कि ये चीज़ हमें दिखाती है कि एडना जो है डोमेस्टिक हैप्पीनेस नहीं ढूंढ रही है, ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद हस्बैंड। और ये चीज़ मतलब सिर्फ उस चीज़ के बारे में नहीं है कि उसका क्या कहते हैं एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप चल रहा है उसके हस्बैंड के साथ, चीज़ें जो है अच्छी नहीं चल रही, जिस वजह से जो है वो बाहर एक तरह से प्यार ढूंढने की कोशिश करती है अपनी मैरिज के बाहर। लेकिन ये एक पार्ट है उसकी अवेकनिंग का, जहाँ पर वो मतलब स्टार्ट करती है रिफ्लेक्ट करना ऑन द डेलीरियम ऑफ लाइफ। It is indicative of a spiritual awakening that prompted her to seek her individual self beyond her roles as wife or mother, which Adele Retignol unwittingly submits to. यानी कि ये इंडिकेटिव है किसका, ऑफ हर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो कि उसे प्रॉम्प्ट करते हैं अपने खुद को एक तरह से अपना खुद का अस्तित्व ढूंढने के लिए, हर इंडिविजुअल सेल्फ बियॉन्ड हर इंडिविजुअल सेल्फ बियॉन्ड हर रूल्स। यानी कि एज अ वाइफ और एक मदर को अगर वो साइड में रख दे, तो वो एज अ इंडिविजुअल उसकी क्या पहचान है, ठीक है, वो चीज़ वो ढूंढने की कोशिश करती है, जो उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उस वजह से वो अपने इंडिविजुअल सेल्फ को एस्टेब्लिश करना चाहती है, विच एडल रेटिग्नॉल अनविटिंगली सबमिट्स टू। और वही कॉन्ट्रास्ट में दिखाया है कि एडल रेटिग्नॉल जो है वो अनविटिंगली इन सब चीज़ों में एक तरह से सबमिट कर देती है अपने आप को। उसे में यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, शी इज़ अ वाइफ, शी इज़ अ मदर, उसे अपना कोई इंडिविजुअल सेल्फ नहीं ढूँढना है। चैप्टर 19, Edna does as she pleases. Mr. Pontellier, who is accustomed to her tacit submissiveness, is shocked and angry at her disregard towards wifely duties. यानी कि एडना का जो मन में आता है वो करती है, ठीक है, जो उसका मन करता है वो करती है। मिस्टर पॉन्टेलियर, जो कि जिनको आदत पड़ी हुई थी एडना की टैसिट सबमिसिवनेस क्या होता है कि उन्होंने कोई इसके ऊपर पहले से ऐसे जोर बना के नहीं रखा था, मिस्टर पॉन्टेलियर ने एडना के ऊपर, कि तुम्हें जो है मेरी बात माननी है,
ये वो। एडना पहले से ये सब चीज़ें करती आई थी, लेकिन अब एडना बदल गई है काफ़ी, ठीक है? तो वो एक तरह से काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है, और गुस्सा भी होते हैं एट हर डिसरिगार्ड टूवर्ड्स वाइफली ड्यूटीज़। और वो कोई भी अपनी जो है वाइफली ड्यूटीज़ नहीं कर रही होती है, तो उस चीज़ से उन्हें जो है बहुत ही एक तरह से शॉक लगता है और गुस्सा भी होते हैं, क्योंकि पहले वो करती थी और अब एकदम से चेंज हो गई है। एडना वॉन्ट्स टू पेंट रादर देन manage the house, and Mr. Pontellier compares Edna and Adele, saying, and she is more of a musician than you are a painter. हाँ, कि एडना जो है मतलब पेंटिंग करना चाहती है रादर देन मैनेज द हाउस, यानी कि वो घर का ख्याल रखने की बजाय पेंट करना चाहती है। और मिस्टर पॉन्डेलियर यही देखते हुए एडना और एडेल को कंपेयर करते हैं, एडेल हु इज़ अ मदर वुमेन, एडेल रेटिग्नॉल, और बोलते हैं कि तुम जितनी अभी पेंटर बन रही हो ना, उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी क्या कहते हैं, म्यूजिशियन वो है। यानी कि पेंटिंग में तुम्हारा जो एक तरह से लेवल है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लेवल एडेल का है इन बीइंग अ म्यूजिशियन। और एडेल जो है घर के सारे काम भी संभालती है, उसके कहने का मतलब ये था। फॉर एडना हर आर्ट डज नॉट बिकम अ मीन्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सप्रेशन बट अ टूल ऑफ रेबेलियन। तो एडना के लिए उसकी जो आर्ट है ना, वो एक क्या कहते हैं, एक मीन्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सप्रेशन नहीं बन रहे थे। यानी कि उसका खुद का अस्तित्व उसकी आर्ट से जाना जाए, कि पेंटिंग बनाती है एडना, ठीक है, एडना इज़ अ पेंटर। लेकिन वो जो आर्ट थी, ये वो जो पेंटिंग जो करती थी, वो उसके लिए एक टूल ऑफ रिबेलियन था, कि मुझे जो है रिबेल करना है इसके थ्रू। Mr. Pontellier is so aloof from Edna's awakening that he regards her disregard towards domestic duties as a sign of losing her mental balance. So normalized were the gender roles in his life. यानी कि मिस्टर पॉन्टेलियर इतने ज़्यादा अलूफ हैं, मतलब फ्रॉम एडनाज अवेकनिंग, कि ही रिगार्ड्स हर डिसरिगार्ड टुवर्ड्स डोमेस्टिक ड्यूटीज। अब जो मिस्टर पॉन्टेलियर हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि एडना के अंदर क्या चल रहा है, एंड ही जस्ट थिंक्स कि ये फालतू में रेबेल कर रही है, ये वो कहीं से कुछ सुन के आई है। और वो जो है ही रिगार्ड्स हर डिसरिगार्ड, और वो जो डोमेस्टिक ड्यूटीज नहीं कर रही होती है ना, एडना, उसको बताते हैं एज अ साइन ऑफ लूजिंग अ मेंटल बैलेंस, कि ये पागल हो रही है, इसलिए जो है अपने काम वगैरह कुछ कर नहीं रही। सो नॉर्मलाइज व द जेंडर रूल्स इन हिज लाइफ। और एक तरह से इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि मिस्टर पॉन्टेलियर जो जेंडर रोल्स थे, कि एक औरत घर का काम संभालेगी, डोमेस्टिक काम करेगी सारा, और एक आदमी बाहर जाके कमाएगा, तो जब उन्होंने देखा कि उनकी बीवी ये सब नहीं कर रही है, तो ही जस्ट थिंक्स कि ये जो है पागल हो रही है, अपना मेंटल बैलेंस खो रही है, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी, अपने जेंडर रूल्स। और कोई ऐसा नहीं करेगा तो वो ऐसा सोचते थे कि ये आदमी जो है पागल हो रहा है। Looking at Edna's behavior, Mr. Pontellier begins to think whether she is losing her mental balance. Whether she is losing her mental balance. Uh, hmm. एडना का बिहेवियर देखते हुए, इसमें इसमें भी यही लिखा हुआ है कि एडना का बिहेवियर देखते हुए मिस्टर पॉन्टेलियर सोचते हैं कि कहीं ये अपना मेंटल बैलेंस तो नहीं खो रही है। There are suggestions that Edna is probably clinically depressed as she isolates herself and is usually unhappy without knowing why. यहाँ पर सजेशंस हैं कि, यानी कि ऐसा एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन सजेशंस हैं कि एडना जो है वो शायद क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, क्योंकि वो अपने आप को ना आइसोलेट कर लेती है, और बिना किसी वजह से जो है यूजुअली अनहैप्पी भी रहती है। तो ये डिप्रेशन के कुछ क्या कहते हैं, सिम्पटम्स हैं, कि लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और अनहैप्पी रहते हैं बिना किसी रीज़न के। Chapter 20. Edna visits Mademoiselle Reese to listen to her music despite the last unpleasant encounter with her. Mademoiselle Reese has shifted houses and Edna goes hunting for her uncaring of Reese's unpopularity. Hmm. यानी कि एडना जो है वो विजिट करती है मेडेमोइजल रीस को उसका म्यूजिक सुनने के लिए, डिस्पाइट द लास्ट अनप्लेजेंट एनकाउंटर विद हर। अब लास्ट अनप्लेजेंट एनकाउंटर क्या था? जब मेडेमोइजल रीज और ये एडना लास्ट टाइम होते हैं, तो मेडेमोइजल रीज इसे मतलब इसके टूवर्ड्स जो है अट्रैक्ट हो रही होती है, ठीक है। ये क्या कहते हैं,
हाँ, स्विम सूट में होती है एडना, और उसको देखकर ये जो है एडना से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से एडना जो है काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करती है। लेकिन फिर भी एडना जाती है मैडेमोइज़ेल रीज़ के पास, क्योंकि वो एक म्यूज़िशियन है, तो उसका म्यूज़िक सुनने के लिए वो उसके पास जाती हैं। हुँ। मैडेमोइज़ेल रीज़ ने जो है अपने मतलब एक तरह से उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, हैज़ शिफ्टेड हाउसेज़, एंड एडना गोज़ हंटिंग फॉर हर अनकेयरिंग ऑफ रीज़ अनपॉपुलैरिटी। और एडना जो है क्या कहते हैं, उसे फिर भी ढूँढने निकल जाती है कि वो कहाँ पे रहती है, उसका नया एड्रेस क्या है, फॉर हर अनकेयरिंग ऑफ रीज़ अनपॉपुलैरिटी। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कहने का मतलब ये है कि एडना को उसका घर आसानी से नहीं मिला, लेकिन एडना ने फिर भी उसे ढूँढ लिया। ढूँढा नहीं मतलब ढूँढ रही थी। हुँ। क्योंकि अब देखो मैडेमोइसेल रीज़ एक अच्छी म्यूज़िशियन होती, पॉपुलर म्यूज़िशियन होती, तो हर किसी को पता होता कि वो कहाँ पर शिफ्ट हुई है। लेकिन वो अनपॉपुलर थी, तो किसी को नहीं पता था, तो वो ढूँढ रही थी। शी मीट्स विक्टर इन एन एफर्ट टू फाइंड द एड्रेस ऑफ मैडेमोइसेल रीज़ फ्रॉम मिसेस लेब्रिन। वो मिसेस लेब्रिन के पास जाती है, यानी कि रॉबर्ट लेब्रिन की माँ के पास, और वो विक्टर से मिलती है, यानी कि रॉबर्ट लेब्रिन का भाई। किसके उसमें वो मैडेमोइसेल रीज़ का एड्रेस ढूँढ रही होती है, तब वो जो है विक्टर से मिलती है। Victor shares his misadventures and Edna is unable to distance herself from the scandalous stories as is appropriate। यानी कि विक्टर जो है वो वही एडना को बिठा लेता है और अपने मिस एडवेंचर शेयर करता है उससे। और एडना जो है अपने आप को मतलब इज़ नॉट एबल टू डिस्टेंस herself फ्रॉम द स्कैंडलस स्टोरीज एज इज़ अप्रोप्रिएट। यानी कि यहाँ पर रॉबर्ट लेब्रन और उसकी बात की जा रही है कि कैसे वो जो है उसने भी अपने बारे में बताया, ठीक है, मतलब शेयर किया विक्टर से, और अपने बारे में, रॉबर्ट के बारे में। Edna's disregard towards social customs and propriety indicates the theme of individual autonomy in conflict with social conformity। यानी कि एडना का जो डिसरिगार्ड है ना टूवर्ड्स सोशल कस्टम्स एंड प्रॉपर्टी, यानी कि एडना जो भी सोशल कस्टम्स को नहीं मान रही थी और उनके खिलाफ रेबल कर रही थी। एक मिनट हम्म, एडना का जो डिसरिगार्ड है टुवर्ड्स सोशल कस्टम्स यानी कि वही एक पति का क्या सॉरी पत्नी का क्या काम होता है, एंड प्रोप्राइटी यानी कि एक जो एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर होता है, उसके खिलाफ वो जो है वो रेबल कर रही थी। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इसको इंडिकेट्स द थीम ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनोमी। यानी कि इंडिविजुअल ऑटोनोमी यानी कि एक आदमी जो करना चाहे वो कर सकता है, मतलब अपने अफेयर्स को जैसे हैंडल करना चाहे कर सकता है, जब वो उस चीज़ को हाथ में ले लेता है अपने और दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ता, तो दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल ऑटोनोमी। तो ये चीज़ हाईलाइट करती है द थीम ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनोमी इन कॉन्फ्लिक्ट विद सोशल कन्फर्मिटी। लेकिन ये जो इंडिविजुअल ऑटोनोमी थी, ये किसके कॉन्फ्लिक्ट में थी? सोशल कन्फर्मिटी के। यानी कि जो सोशल कन्फर्मिटी थी कि वो जो है उसका जो बिहेवियर है सोशली, वो कैसे जो है चेंज हो रहा था। बिहेवियर कह लो, बिलीव्स कह लो, ठीक है, एटीट्यूड, एक्शंस, वो कैसे कैसे चेंज हो रहे थे, तो ये उसके कॉन्फ्लिक्ट में है। द लेब्रेंस ऑब्जर्व दैट शी लुक्स लाइक अ चेंज्ड वुमन। यानी कि जो लेब्रेंस है ना, यानी कि रॉबर्ट लेब्रेन के घर पे वो आई थी, वो ये चीज़ नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक चेंज्ड वुमन की तरह लग रही है, यानी कि बदली बदली सी लग रही है काफ़ी। एडना मीट्स मैडेमोइसेल रीज हु ग्रीट्स हर डिसमिसिवली। Later, Edna's candor pleases Mademoiselle Reese and she tells her about Robert's letter that always mention her। यानी कि एडना जो है मैडेमोइसेल रीस से मिलती है, जो कि उसे डिसमिसिवली ग्रीट करती है, यानी कि इतने अच्छे से ग्रीट नहीं करती, क्योंकि जो पिछली बार हुआ था एडना और मैडेमोइसेल रीस के बीच में, उस वजह से जो है एडना इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और थोड़ा रूडली एक तरह से उसे ग्रीट करती है। लेकिन लेटर एडना का जो कैंडर है, कैंडर यानी कि बीइंग द स्टेट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, और जिस हिसाब से वो सारी चीज़ें बता रही थी ऑनेस्टली, शी वाज बीइंग हरसेल्फ, इस चीज़ से जो है मैडेमोइसेल रीस काफ़ी ज़्यादा प्लीज़ होती हैं
एंड शी टेल्स हर अबाउट रॉबर्ट्स लेटर दैट ऑलवेज मेंशन हर। और वो इसी मतलब इसी चीज़ के चलते ये भी बताती है एडना को कि रॉबर्ट जो है लेटर्स लिखता है और उसमें जो है तुम्हारा मेंशन जो है हमेशा रहता है। एडना insists that Mademoiselle Reese play Chopin's impromptu for her। यानी कि एडना जो है उसे मेडेमोइजल रीस को बोलती है कि आप प्लीज़ मेरे लिए एक गाना जो है प्ले करो। गाने का नाम क्या था? इम्प्रॉम्प्टू। और ये चॉपिन्स एक सिंगर था ना, हमने पहले भी इसका नाम देखा था। तो उसने जो है ये गाना लिखा है। एडना डिक्लेयर्स दैट शी इज़ बिकमिंग एन आर्टिस्ट एंड मेडेमोइजल रीस सेज टू सक्सीड द आर्टिस्ट मस्ट possess द courageous soul, the soul that dares and defies। यानी कि एडना जो है मैडेमोइजल रीस के सामने डिक्लेयर करती करती है कि मैं एक आर्टिस्ट मतलब बन रही हूँ। और मैडेमोइजल रीस बोलती है कि अगर तुम्हें सक्सीड होना है तो एक आर्टिस्ट को मतलब एक आर्टिस्ट के पास एक करेजियस सोल होनी चाहिए। यानी कि एक निडर जो किसी से डरती ना हो। द सोल दैट डेयर्स एंड डिफाइज, एक सोल जो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, कुछ भी करने की हिम्मत रखती है। और दूसरे लोगों को जो है दूसरे लोगों के बिलीव्स या दूसरे लोग जो भी बोलते हैं उसको डिफाई करने की ताकत रखती है। मैडेमोइजल रीज एडमिट्स दैट शी फील्स कैप्टिवेटेड बाय एडना। यानी कि मैडेमोइजल रीज ये एडमिट करती हैं कि मतलब शी फील्स कैप्टिवेटेड, कि वो अट्रैक्टेड हैं एडना के टूवर्ड्स। Edna feels overwhelmed by the music played. Music is another symbol that pervades the novel. In the 19th century, the effect that music had on young women was a popular theme। यानी कि एडना जो है ना काफ़ी ओवरवेल्म्ड फील करती है जब वो म्यूज़िक प्ले करती हैं ये इम्प्रॉम्प्टू। म्यूज़िक एक अनदर सिंबल है जो कि परवेड करता है नॉवल में, यानी कि बार बार नॉवल में आता है। ठीक है, बार बार म्यूज़िक इसमें नॉवल में डाला गया है कि म्यूज़िक बज रहा है और म्यूज़िक से ये चीज़ हो रही है। क्योंकि उस टाइम पे ना 19th सेंचुरी में इसमें लिखा भी हुआ है, इन द 19th सेंचुरी द इफेक्ट दैट म्यूजिक हैड ऑन यंग वुमेन वाज अ पॉपुलर थीम। 19th सेंचुरी में जो म्यूजिक इफेक्ट डालता था ना यंग वुमेन के ऊपर, वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थीम है। द कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग आर्ट एंड द आर्टिस्ट इज ऑल्सो क्रूशियल, जस्ट एज केट चॉपिन द नॉवलिस्ट challenges literary tradition by combining various styles in a novel. Similarly, Mademoiselle Reese also tells Edna to go beyond tradition and prejudice to become an artist। यानी कि जो कॉन्वर्सेशन है ना रिगार्डिंग आर्ट एंड द आर्टिस्ट, वो भी एक तरह से बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। जैसा कि जस्ट एज केट चॉपिन जो नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने चैलेंज किया लिटरेरी ट्रेडिशन को बाय कंबाइनिंग वेरियस स्टाइल्स इन अ नॉवल। उन्होंने काफ़ी सारे स्टाइल्स को जो है अपने उसमें नॉवल में कंबाइन किया है और उसके थ्रू चैलेंज किया लिटरेरी ट्रेडिशन को। सिमिलरली मैडेमोइजल रीस भी एडना को बोलती हैं कि तुम जो है गो बियॉन्ड ट्रेडिशन एंड प्रेजुडिस टू बिकम एन आर्टिस्ट। कि अगर तुम्हें आर्टिस्ट बनना है तो तुम्हें जो है ट्रेडिशन से बियॉन्ड और प्रेजुडिस से बियॉन्ड जाना पड़ेगा। However, however, it does not seem to be Edna's prerogative। She does not wish to become an artist, channelizing her desires and her sense of freedom in her art, yet her art aids her finances। यानी कि however, एडना जो है ये चीज़ जो है एडना का प्रेरोगेटिव नहीं थी। यानी कि हाँ, कि ये चीज़ जो है एडना का एक स्पेशल राइट नहीं थी। ठीक है, वो अपनी आर्ट को जो है अपनी शी डज नॉट विश टू बिकम एन आर्टिस्ट चैनलाइजिंग हर डिज़ायर्स। हाँ, वो एक ऐसी आर्टिस्ट नहीं बनना चाहती जो कि अपनी आर्ट के थ्रू अपने डिज़ायर्स को या फिर अपनी सेंस ऑफ फ्रीडम को अपनी आर्ट में चैनलाइज कर रही है अभी तक। लेकिन मतलब अभी तक वो ऐसी नहीं बनी, लेकिन उसकी जो आर्ट है ना वो फ़िलहाल उसके जो है फाइनेंसिस को एड कर रही है। यानी कि अब वो अपने पति से दूर रह रही है ना? तो एक सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करने के लिए, समाज में एग्ज़िस्ट करने के लिए पैसा होना ज़रूरी है। तो वो पैसा कमा रही है किसके थ्रू? सिर्फ़ अपनी आर्ट के थ्रू। Mademoiselle Reese, on the other hand, is the portrait of a true artist. Uncaring of social conventions, she has distanced herself from society. Edna Pontellier is not inclined to choose a similar path। यानी कि मैडेमोइजल रीज, यानी कि दूसरी तरफ देखा जाए तो मैडेमोइजल रीज एक पोर्ट्रेट है किसका? एक ट्रू आर्टिस्ट का। अनकेयरिंग ऑफ सोशल कन्वेंशंस, यानी कि
वो सोशल कन्वेंशंस के बारे में बिल्कुल भी सोचती नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। उन्होंने अपने आप को सोसाइटी से डिस्टेंस कर लिया, यानी कि सोसाइटी से दूर कर लिया है। और लेकिन एडना पोंटेलियर जो है वो इंक्लाइंड नहीं है ऐसा सिमिलर पाथ चूज़ करने के लिए। यानी कि वो जो है सोसाइटी से अपने आप को दूर करना नहीं चाहती, और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही सोशल कन्वेंशंस को त्यागना चाहती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ सकते हैं।